तो कल हमने मिरर को पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए नॉलेज के लिए, है ना। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं बाय द मिरर, तो उन सब के लिए फॉर्मूले आज देखेंगे किस तरह से क्या होता है। तो देखो जरा, शुरू करते हैं। देखो, कॉनकेव मिरर रहे या कॉन्वेक्स रहे, याद रखो हम हमेशा पॉलिश बैक साइड करते हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड दिखाते हैं। प्रैक्टिकल में भी जब आप करोगे तो सभी की जो ऑब्जेक्ट दिखाओगे वो लेफ्ट साइड दिखाओगे, इमेज उसकी राइट बने या उसी साइड बने वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द मिरर। मिरर जैसा है उसके अकॉर्डिंग इमेज बनती है, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड दिखाएंगे। याद रखो, हम प्रैक्टिकल के लिए जो डायग्राम बनाते हैं वैसे हमारा जो डायग्राम होता है वो इस तरह से, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से रे जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, another ray passes through the focus and after reflection becomes parallel and forms and the image will form at this location। यहां पे इमेज फॉर्म होती है। लेकिन हम प्रैक्टिकल में जब इस डायग्राम को बनाएंगे तो बच्चों हम इस डायग्राम को प्रैक्टिकल में बनाने के लिए क्या करना होगा बता देता हूं फिर से। ये इस तरह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेंगे। जो रियल में हम बनाते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेते हैं। पहचान कैसे होगी, क्योंकि वहां ऐसी लाइन तो बनी नहीं होती। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ऑप्टिकल बेंच के ऊपर स्टैंड को रखते हैं, वो इमेज पिन ले, ऑब्जेक्ट पिन ले या मिरर ले, तो ये वाली लाइन वहां पे नहीं होती, दिखाई भी नहीं देगी। तो फिर इसको किस तरह से कैसे पता चलेगा कि ये लाइन यहां से जाती है और हमारी ऑब्जेक्ट इस लाइन से नीचे है। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड होगा। क्या करने वाले हैं, हम 3 स्टैंड लेते हैं, एक के अंदर मिरर होगी ये स्टैंड में, और ये मिरर इस तरह से फिट होती है। दूसरे स्टैंड को पास में रखेंगे और इसमें इस तरह से, और इसी में पिन को लगा के एडजस्ट करते हैं, और पिन को इस तरह से लगाएंगे कि ये इसके सेंटर पे दिखाई दे। सेंटर कैसे, मान के चलो आपका ये लेंस है, मिरर है ना भाई, आपका मिरर है तो ये यहां रहेगा, और आप जब देखते हैं तो ये इसकी जो टिप है, पिन की जो टिप है वो इसके सेंटर पे दिखाई दे। पिन ऐसी नहीं होती बच्चों, पिन इस तरह से रहती है। इस तरह से हमारी पिन लग रहती है, जैसे पेंसिल की टिप को बना लेते हैं ना शार्प करके, इस तरह से वो रहेगी, और उसको इस तरह का एक स्टैंड रहता है उसमें हम फिट कर देते हैं इस तरह से। इसके अंदर इसको डालते हैं, यहाँ एक स्क्रू रहता है, स्क्रू से इसको टाइट कर दे तो जितनी हाइट हम ऊपर नीचे करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से देख लेते हैं सेंटर में, इसी तरह दूसरी पिन को, और करने के बाद हम एडजस्ट कर लेते हैं। समझ आ गया, तो ये नीचे रहेगी। लेकिन यहां देख रहे हो आप, यहां पिन को हमने क्या किया हुआ है, इस पोजीशन में रखा हुआ है। जो अभी तक आपने डायग्राम पढ़े हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा और इस साल भी जो बुक में देखते हो, उस बुक के अंदर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्ट नीचे रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, इस तरह से। तो वो प्रैक्टिकल के टाइम पे समझ आ गया होगा। अब इस तरह से इमेज बनती है, यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल इक्वल होंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो मतलब पहले ये इसके लिए प्रूव करते थे। ओवरऑल जब हम करते हैं तो करने के बाद देखो, जहां पे ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस u, ये डिस्टेंस v, और यहाँ पे फोकल ये f, ठीक है, और यहां से सपोज यहाँ पे C है, यहां तक की डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको C, और यहां तक की डिस्टेंस ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सबकी सब डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, तो इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो याद रखो, इमेज फॉर्मेशन कल बताया, तो लेंस के केस में भी, मिरर के केस में भी, जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड लेते हैं, रूल वैसे ये होता है कि जब हम रेज लाइट रे के अपोजिट चलते हैं तो वो सब डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। अब जरा देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखे, तो रेज कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, और हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए किधर मूव करते हैं, पोल से लेफ्ट साइड। तो मैंने बोला पोल से जब आप लेफ्ट चलते हो या रेज के अपोजिट चलते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। जो बात बोल रहा हूं रूल ये है, जब आप रेज लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो डिस्टेंस नेगेटिव साइन लेते हैं। तो वो कुछ बच्चे बोले सर यहाँ तो ऑटोमेटिक बात वो बन रही है, जब हम ऑब्जेक्ट ही लेफ्ट साइड रखेंगे तो हमेशा रेज कैसे चलेंगी, राइट? रेज इधर भी चलती है भाई, सीधी बात है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कैमरे के सामने हूं, तो आपको दिखाई देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके इमेज जो रेज चलती है वो कैमरे की तरफ ही जाती है, मेरे से रिफ्लेक्ट होके इधर भी जाएगी, इधर भी। अगर ये इधर भी कोई पर्सन होगा तो उनको मैं दिखाई दूंगा, तो इधर भी जाती है। अगर आप मिरर यहीं पे रखते तो फिर ये इमेज इधर कहीं पे बनाता, फिर वापस इधर और रिफ्लेक्ट होकर आती। लेकिन हम क्या बनाते हैं अपनी फिजिक्स के अंदर, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड दिखाते हैं। लेकिन अगर स्पेशल वो बोले राइट साइड रखे हुए दे या कुछ फिगर में देगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर इमेज उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जब हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो सारी डिस्टेंस लेफ्ट साइड, भाई रेज ऐसे जाएगी तो हमें उल्टा चलना होगा, रेज के अपोजिट चलना होगा। तो नेगेटिव, अगर इधर की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन के साथ। तो याद रखो, चाहे तो लेंस की बात करें, आगे पढ़ेंगे, या मिरर की बात करें, हमेशा लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ आती है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ये बात याद रखना बच्चों। अगर किसी बॉडी को इस तरह से रखा हुआ है तो इसकी हाइट पॉजिटिव साइन के साथ, अगर इमेज ऐसे बनती है तो नेगेटिव साइन के साथ, या ये वाली नीचे थी तो मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव साइन, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड जाते हैं तो पॉजिटिव साइन। ये बात याद रखना। अब आगे चलते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। पहले इसका सिलेबस में प्रूवमेंट था, इस बार ये सिलेबस में नहीं है, मिरर फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, लेकिन एज ए नॉलेज बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें चाहे ये बेशक ना हो सिलेबस में, लेकिन बेस तो यही है। आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे जो सिलेबस में है, वो जब तक ये समझ में नहीं आएगा उसको नहीं कर सकते। तो किस तरह से प्रूवमेंट है वो नहीं हमें इस बार जाना, लेकिन हाँ ये होता है। कॉन्वेक्स की बात करें उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, कॉनकेव के लिए भी यही है। इसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है एक तरह से, मैग्नीफाइंग का मतलब कि हम कंपेयर करें, किसको कंपेयर करें? इमेज के साइज को। और किससे कंपेयर करना है? ऑब्जेक्ट के साइज से। अक्सर जब आती है डिफाइन बच्चे से पूछा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है वो बताओ, तो जवाब आता है द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आखिर क्यों बोली ये बात? बस रेशो क्यों बोल रहे हैं? रेशो कब होगा? मैं बोलता हूं 8 बताओ बच्चों 2 से कितने टाइम्स ज्यादा है, तो डिवाइड कर लेंगे सर 2 4 8 कि 4 टाइम्स ज्यादा होता है 8, 2 से 4 टाइम्स ज्यादा होता है 8। इसी तरह से मान के चलते हैं ये हमारी ऑब्जेक्ट की साइज 6 है और इमेज की साइज 2 है, 2 सेंटीमीटर जो नीचे की तरफ है। तो कितना हो गया? कितना ज्यादा है? 6/2 कितना? 3। हाँ उल्टा बनता है इसलिए नेगेटिव, मैंने अभी बोला था जो उल्टा होगा नीचे की तरफ उसे नेगेटिव। बस ये इंडिकेट ये करता है कि साइज उल्टा बनता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है?
इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपैरिजन करना ही हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन। या कितना टाइम ज्यादा बनता है वो, छोटा भी हो सकता है, छोटा भी बने, छोटा ही तो बन रहा है यार, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना, 2/6 करेंगे, 2 3 जा 6 मीन्स 1/3 मीन्स पहले से 1/3 पार्ट बनता है। अगर किसी पर्सन की हाइट 3 मीटर है तो इस कंडीशन में उसकी कितनी दिखाई देगी, 1 मीटर, छोटा दिखाई देगा। लेकिन होगी उल्टी। और स्क्रीन, अगर हम स्क्रीन बन रखते हैं यहाँ पे तो ये स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी, यहाँ पिक्चर दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है। चलो कल तुम्हें दिखाता हूँ रियल इमेज भी किस तरह बनती है, मिरर लाके कोशिश करेंगे कल कुछ। चलिए इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद, अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, m इक्वल्स टू -I/O इक्वल्स टू V/U। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, -V/U। क्या बोला, साइज ऑफ द इमेज टू द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज को ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो, इसी तरह से इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं तो भी लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए या कॉनकेव के लिए। दूसरा इसका फॉर्मूला फोकल लेंथ की टर्म में भी आता है, ये नोट करते चलना बच्चों। फोकल लेंथ की टर्म में हेलो सर, ये -V/U, ये माइनस कौन सा आया सर? बेटा ये जब प्रूव करते हैं, मैंने बोला ना इसका प्रूवमेंट नहीं है, अगर होता तो मैं ये तुम्हें सारी चीजें करता। अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा तेजी से, देखो बच्चों ये मिरर फॉर्मूला है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये y2/y1 या h2/h1 करके भी देखा होगा, V/U, F/F-U, F/-V/F, इस तरह से। इसके बाद यूजेज ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूज है, देखो कॉनकेव मिरर आप कहां कहां पे यूज करते हो, जरा सोचो। 10th में आपने पढ़ा था, वही टॉपिक है, जल्दी से, हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है लेकिन जल्दी से एक रिव्यू लेते हैं। टेबल लैम्प में क्या करना होता है, वहां पे बल्ब को लैम्प की फोकस पे रखते हैं, यहां से लाइट जाएगी, क्योंकि रूल याद होगा, रे पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, तो वही रूल यहाँ पे यूज होता है। ये यहां से जाएगा और इसके बाद पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल होके हमें क्या चाहिए, हमें अपनी टेबल लैम्प में पढ़ते क्या है, टेबल के ऊपर ही तो रोशनी चाहिए केवल, तो रोशनी केवल कॉपी के ऊपर रहती है। भाई आप यहाँ पे कॉपी रखोगे, ऊपर से लाइट सीधी आती है। या ऐसा चाहिए कि लाइट आपकी कैसा होनी चाहिए, यहाँ फोकस पे रखोगे और ये लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ पे हम बल्ब को रखते हैं और ये इस तरह से और ऐसे, ऐसा लगता है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आती है, जैसे, क्योंकि इसमें फोकस कहां होती है, इसके पीछे, तो इसमें यहां रखेंगे और ये इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां पे जाए, स्प्रेड हो, मीन्स यहां से निकलने के बाद लाइट यहां से जाएगी। और ये कॉन्वेक्स मिरर के को कहां पे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे लाइट को फैलाना होता है, यहाँ पे एक जगह चाहिए हमें, ऐसा भी नहीं कि कन्वर्ज करके चाहिए, पूरी कॉपी पर रहे लेकिन स्ट्रेट पैरेलल वे में आए। तो टेबल लैम्प में तो कॉनकेव मिरर चाहिए, स्ट्रीट लैम्प में
सिटी में अगर जो लैंप लगी होगी, स्ट्रीट में जो लगी होती है गलियों में, वहां पे क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि लाइट को यहाँ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी रोशनी ज्यादा बड़े जोन में जाए, तो ऊपर से रोशनी क्या होगा, इधर भी उधर भी चारों तरफ, तो गली में ज्यादा जगह तक इसकी लाइट पहुंचती है। दूसरा यूज कॉनकेव का, साइज को बड़ा करके कौन सा मिरर दिखाता है? याद होगा, कॉन्वेक्स तो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही दिखाता है, लेकिन कॉनकेव मिरर साइज को बड़ा करके दिखाता है। तो कौन यूज करते हैं? डेंटिस्ट। भाई दांत के अंदर मान के चलो किसी डॉक्टर को दांत निकालना है या कोई ट्रीटमेंट करनी है, मैं दांत निकालने को ट्रीटमेंट करना है, देखना है कैविटी है या नहीं है, या जम्स है या नहीं है, या कुछ और चीज, या किसी और मेडिकल सर्जरी में कान के अंदर देखना है, जहां तक भी पॉसिबल है जा सके उसकी इंस्ट्रूमेंट, या किसी और चीजों में, तो वो क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। वो क्या करता है? उसको मुंह के अंदर डालेंगे मिरर को, छोटा सा मिरर होता है, और उससे देखते हैं कि बड़ा करके वो दिखाता है। भाई छोटा सा दांत है और उसका साइज बड़ा करके दिखाएगा, एनलार्ज करेगा। तो कॉनकेव मिरर को यूज किसमें करेंगे? टेबल लैंप में, डेंटिस्ट करते हैं। तीसरा सर्च लाइट में यूज करते हैं। सर्च लाइट जानते हो, तुमने देखा होगा मूवी में, कई सारी बॉलीवुड की मूवी या हॉलीवुड की, जिसमें मिलिट्री वाले या कोई ऐसी जगह जहां पे रात को एक ऊपर टावर लगी होती है और उस टावर पे लाइट लगी होती है, और उस लाइट को वो रोटेट कराते हैं सारी जगह ऐसे, इसलिए ताकि दूर तक दिखाई दे। और वहां भी क्या चाहिए? वहां ऐसा नहीं हमें रोशनी कम चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर जगह, मान के चलो किसी को आवाज आती है उधर से, तो वो क्या करेंगे? उसको रोटेट करा के उधर फोकस करेंगे, और फोकस इस तरह से करना है कि लाइट सीधी पैरेलल जाए। तो पैरेलल के लिए क्या करना होगा? ये वाला प्रोसीजर मैंने बताया कि ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर लाइट को पैरेलल थ्रो करता है। अगर लाइट डाइवर्ज हो जाएगी तो जो चीजें हैं वहां पे वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी, या कन्वर्ज होगी तो एक ही जगह, तो भी ग्लेयर इतनी ज्यादा हो जाती है तो भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो हम एक बीम टाइप में, पैरेलल बीम टाइप में इसको थ्रो करते हैं। दूसरा व्हीकल में इसका यूज होता है, ट्रेन में होता है। देखा होगा ट्रेन, रात को आप व्हीकल चलाते हो तो उसकी स्टीयरिंग आपके हाथ में, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लगा सकते हो, 50 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे चलते हो, अकेली आपकी गाड़ी है, ब्रेक लगा लोगे, पॉसिबल है रुक जाना, और रुकते भी है, देखा भी हो। लेकिन ट्रेन में कई सारी बोगी पीछे तक रहती है, तो वहां पे क्या है कि हमें ज्यादा डिस्टेंस तक का दिखाई देना चाहिए। अभी तुमने 1-2 साल पहले देखा भी होगा, कहीं पे हरियाणा या कहीं पे किसी जगह की बात है, और ये दशहरा के टाइम की बात है कि वहां से ट्रेन गुजर रही थी दशहरा के टाइम पे, जब वो शाम को रावण वगैरह के पुतले फूकते हैं, तो वहां पे एक टर्न था, और कुछ इस तरह से जो भी था वहां पे, तो क्या था, मान के चलो ये टर्न है, अब लाइट यहाँ पे तो फोकस थी, लेकिन तेज एकदम से टर्न था, और वहीं पे दशहरा के ये पुतले थे, और भीड़ इस ट्रैक पर थी, काफी सारे लोग इस ट्रैक पर थे। तो हुआ क्या, ये ट्रेन एक्सप्रेस थी और इसकी स्पीड काफी तेज थी, तो लोग इसकी, जब ये यहाँ पे इनका पुतले फूक रहे थे, तो यहाँ पे पटाखों की आवाज बहुत ज्यादा थी, शोर था, ढोल धमाके, काफी सारी चीजें थी। तो उस आवाज में इस ट्रेन की आवाज का पता नहीं चला लोगों को, और अचानक से क्या हुआ, जब तक ये लोगों ने देख पाते, क्योंकि अचानक से टर्न होके आई, इन्हें लगा होगा, या तो हो सकता है लगा हो कि ट्रेन स्लो होगी, या जो भी रहा ड्राइवर को उधर ये नहीं दिखाई दिए होंगे। तो जैसे ही ट्रेन टर्न हुई तब तक लोग संभल पाते, तब तक तो ट्रेन ने इनको क्लैश कर दिया, कुछ को हिट किया, कुछ को, और काफी सारे लोग वहां पे कैजुअलिटी हुई, काफी सारी कैजुअलिटी वहां पे हुई थी। तो इसीलिए बोला भी जाता है, कभी भी आप भी अगर रुको बच्चों, तो कभी भी टर्न पे नहीं रुकना चाहिए। मान के चलो कोई टर्न है और अचानक से टर्न पर आप आगे रुकते हो, तो काफी गैप लेके खड़े हो, रात के लिए समय तो खासकर, क्योंकि आने वाला उसको नहीं दिखाई दे रहा, और ये कर्व रोड पे तो खासकर
जो रोड कर्वनेस है, क्योंकि टर्न पे तो एक बार को ऐसा हो भी सकता है कि पर्सन थोड़ा सा ऊपर आए, लेकिन अगर कर्व टाइप की है तो उस पे तो वो स्लोप में इस तरह से आएगा, है ना। और आप अगर अचानक होगे तो तब तक आप उसे दिखाई दोगे, तब तक तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एकदम से टर्न पे ना रहो, या तो उस साइड रहो जिधर वो देख सके तुम्हें टर्न होने से पहले, या तो इधर ही खड़े हो जाओ तो वो दूर से देख लेगा तुम्हें अगर चांसेस बने कभी, वरना तो यहाँ कभी ना रुकना, कम से कम काफी आगे जाके कोशिश करो, क्योंकि तुरंत जो भी व्हीकल आएगी वो जब तक टर्न होके तुम्हें देख पाएगा तब तक तो काम हो जाएगा। तो याद रखो कभी भी टर्न पे नहीं रुकना चाहिए है। चलिए आप ध्यान रखोगे, समझदार हो। तो क्या क्या यूज होते हैं टेबल लैंप में, सर्च लाइट में, डेंटिस्ट यूज करते हैं, और व्हीकल में यूज होते हैं, सर्च लाइट में यूज होते हैं, व्हीकल्स में यूज होते हैं, ट्रेन की इंजन की लाइट में यूज करते हैं। तो काफी सारे यूजेज हमारे इसके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। स्ट्रीट लैंप में यूज करते हैं। दूसरा, रियर व्यू को देखने के लिए यूज करते हो। रियर व्यू मतलब आपकी व्हीकल में, बाइक ट्रक में पीछे का देखने के लिए। वहां पे क्यों चाहिए इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पे हमें पीछे का काफी सारी चीजें एनलार्ज करके देखना होता है। मान लो आप ड्राइव करते हो और ये मिरर है, तो काफी बड़ी जोन तक का ये दिखाता है, और आप इसके व्यू विजन में हो तो यहां से रे आएंगी और आपकी आई, देखा होगा आपने कभी इस तरह से चेहरा को घुमा के आप देख लेते हो। मान के चलो इधर का देखना तो आप ऐसे जाओगे, उधर का देखना तो थोड़ा सा चेहरे को ऐसे कर लोगे, मीन्स वहीं की थोड़ी सी जगह में आप काफी बड़े जोन को देख लेते हो। तो इस तरह से हमारे मिरर के यूजेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को सब समझते हो क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट चेंजेज इट्स मीडियम then it deviates from its original path। सपोज इस पॉइंट पे आके रे इंसिडेंट होती है जाना, और ये दूसरा, ये हमारा एयर और ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी दूसरा, ऑयल हो सकती है, कोई भी दूसरा मीडियम जहां पे है, तो ये रे इस रास्ते से नहीं जाती। याद रखना ये शर्त तब है जब हमारी वो 90 के एंगल से नहीं आना चाहिए, बस ये याद रखना। रे को जब यहां इंटरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट करे तो वो 90 का एंगल ना बनाए, बल्कि क्या हो, एक ओब्लिक वे में आए, तब वो डेविएट होगी अपने ओरिजिनल रास्ते से। रिफ्रैक्शन बोला कब जाएगा? जब कोई भी रे मीडियम चेंज करने पर अपने ओरिजिनल रास्ते से डेविएट हो जाए, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये क्या था? जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये क्या करती है, इधर मुड़ सकती है, इधर टर्न हो सकती है, और ये इधर भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और मीडियम के अंदर एक ऐसी नेचर होती है जिसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वजह से ये होता है। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतनी ताकत होती है कि वो रे की स्पीड को चेंज कर देती है। या ये भी बोल सकते हो कि लाइट रे की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। व्हाइट लाइट वैक्यूम में या अप्रोक्स एयर में भी लगभग स्पीड सबकी, देखो हमारी व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? कई सारे कलर होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है कलर्स का व्हाइट लाइट। ये सबने पढ़ा है। डिस्पर्जन जिसमें पढ़ा था कि डिस्पर्जन के थ्रू वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? जिसमें वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं। सन से व्हाइट लाइट आती है, एलईडी से व्हाइट लाइट आती है, हमारे नेचुरल सोर्स भी है, आर्टिफिशियल भी है। तो जिससे व्हाइट मिलती है, इसका मतलब व्हाइट अगर है तो वो क्या है? कई सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। और मिनिमम कितने होने चाहिए? 7, है ना। इन 7 से अलग भी बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन हम 7 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब इस बात को कैसे बताओगे कि 7 से ज्यादा भी है? हमने एक थ्योरी पढ़ी है और ये होती है कि जो कोई भी जब किसी कलर की लाइट रे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट उस कलर की है तो वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, अदरवाइज वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम अब देखो, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मेरा कोट, मेरे शर्ट या किसी बॉडी को भी देखें, जिस कलर को ये चौक व्हाइट दिखाई देती है। ये व्हाइट क्यों दिखाई देती है? इसका मतलब यहाँ पे इस रूम में जो लाइट है वो व्हाइट लाइट है, क्योंकि मैंने बोला कोई भी बॉडी उसी कलर की दिखाई तब दे सकती है अगर उसके ऊपर वो कलर इंसिडेंट होगा तो, अदरवाइज वो बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इस रूम में केवल रेड कलर की लाइट होती तो ये चौक रेड की दिखाई देती। क्यों दिखाई देती रेड की? क्योंकि इस चौक के अंदर ऐसी नेचर है, व्हाइट कलर में ऐसी नेचर होती है कि वो सभी कलर को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर रेड कलर की लाइट में ब्लू कलर की ऑब्जेक्ट को देखते तो वो कैसी दिखाई देती? ब्लैक लाइट ऑब्जेक्ट। सीन कलर, ये जरा समझना ध्यान। आपने बोला व्हाइट लाइट है, पहली ऑब्जेक्ट का कलर भी व्हाइट है, तो आपको सीन भी क्या कलर दिखाई देगा? व्हाइट। ऑब्जेक्ट का व्हाइट कलर दिखाई देगा। लेकिन आप रेड कलर की लाइट में ब्लू कलर को देखते हो तो ब्लू कलर को क्या करेगी? ये एब्जॉर्ब करेगी। इस बार ऑब्जेक्ट रेड कलर की लाइट आती है, रेड कलर की आती है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी कुछ भी। इस बार रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो देखने वाले को कोई उसकी आईज में लाइट ही एंटर नहीं करेगी, तो क्या दिखाई देगा उसको? ये ऑब्जेक्ट किस कलर की दिखाई देगी? ब्लैक। तो कहने से मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम उस कलर की, उसकी खुद का कलर तभी देख सकते हैं अगर उसका कलर की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो। व्हाइट में तो सभी, व्हाइट कलर की जो लाइट है उसमें तो सभी का कॉम्बिनेशन है, तो सभी का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब व्हाइट को तो जिसके ऊपर भी डालेंगे, ब्लू के ऊपर डालें, रेड के ऊपर डालें, येलो के ऊपर डालें, तो व्हाइट में सारे कलर हैं। व्हाइट लाइट को जिस कलर की भी बॉडी के ऊपर डालोगे वो बॉडी क्या करेगी? केवल जो खुद का कलर है उसे रिफ्लेक्ट कर लेगी और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगी। मेरी बात फिर से ध्यान से समझो। मान के चलो लाइट में कई सारे कलर हैं, बॉडी के ऊपर आके इंसिडेंट होती है। अब बॉडी डिसाइड करती है कि जो उसका कलर खुद का होता है उसे रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो व्हाइट लाइट जब किसी बॉडी के ऊपर आके इंसिडेंट होती है तो वो केवल एक कलर की सिंगल मोनोक्रोमेटिक को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसका कलर दिखाई देता है। अब जरा सोचो, हमारी ये थ्योरी यहां फेल हो जाती है। रेड कलर की तो लाइट है, ब्लू कलर था उसका, तो इसकी क्या कंडीशन है कि मैं केवल अपने कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हूं, बाकी को एब्जॉर्ब करूंगी। तो रेड आती है तो रेड को तो एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू को थ्रो कर सकती थी, रिफ्लेक्ट कर सकती थी, वो आया ही नहीं, तो फिर दिखाई क्या देगी? हमें ब्लैक ही दिखाई देगी। दूसरा, अगर आप व्हाइट कलर की बॉडी होती, यहां रेड है और ऑब्जेक्ट किसकी है? व्हाइट कलर की, तो अब ये किसका कलर क्या दिखाई देगा? रेड। व्हाइट कलर की बॉडी रेड की दिखाई देगी। अगर व्हाइट शर्ट मैंने पहनी हुई है और यहां रेड कलर की लाइट होगी तो मेरी ये शर्ट रेड कलर की दिखाई देगी। तो किसी बॉडी का दूसरा कलर कब दिखाई देता है? अगर हम दूसरे कलर की लाइट में देखते हैं। अगर व्हाइट लाइट है तो फिर तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम सन से जो लाइट मिलती है उसमें व्हाइट लाइट है, सारे कलर हैं,
जो बल्ब से लाइट मिलती है, एलईडी से मिलती है, इन सब में सारी लाइट है। लेकिन तुमने देखा होगा कुछ बल्ब ऐसे होते हैं ग्रीन, येलो, रेड, है ना, उनकी जो बल्ब का के ऊपर की जो लेयर है वो अलग अलग कलर की है। पता कैसे चला वो इस कलर की है? क्योंकि आप दिन में देखते हो, सनलाइट में देखते हो, लेकिन रात को अगर उन्हीं बल्ब को जला के आप व्हाइट कलर की ऑब्जेक्ट को देखोगे, ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो बच्चों। कम घर पर किसी ऐसे रूम में पहुंच जाओ जिसमें दूसरे कलर की बल्ब लगाओ, रेड कलर की, ब्लू कलर की, या ग्रीन और ब्लू, रेड ज्यादा आते हैं, या येलो, दीपावली के रखे होंगे छोटी छोटी एलईडी, उस बल्ब को अकेला उसी बल्ब को जलाओ और उसमें व्हाइट कलर की कोई कपड़ा रखो या व्हाइट कलर का पेपर, कॉपी का पेपर रख लो और देखो किस कलर का दिखाई देता है वो। या रेड कलर की बल्ब में ग्रीन कलर की ऑब्जेक्ट को देखो, उसका कलर देखना ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी रे, और ये कलर कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा, तो कोई भी रे